स्वामी जी, आपके श्री चरणों मेरा प्रणाम। आप सभी को मेरा अभिवादन। आज हम अपने शरीर के हार्ट के बारे में देखें तो हमारे शरीर में जो हार्ट है वो स्वामी जी जब से हम पैदा होते हैं और जब तक हम रहते हैं तब तक वो बीट करता रहता है। एक दिन में लगभग 1,15,000 बार बीट करता है। एक दिन में लगभग स्वामी जी 7,600 लीटर रक्त का पंप कर देता है। स्वामी जी इतना बड़ा पंप है कि मतलब अगर इसको कई महीनों तक चलाया जाए तो एक स्विमिंग पूल जितना पानी स्वामी जी जितना होता है उतना रक्त पंप कर देता है। तो इतना अच्छा पंप जो जिंदगी भर हमारे साथ रहता है, हमारे शरीर में सब जगह ऊर्जा और भोजन भेजता है। स्वामी जी इसका फंक्शनैलिटी बहुत ही क्रिटिकल है और इसकी जो अपने काम है स्वामी जी वो एजिंग की वजह से अफेक्ट होते हैं। और एजिंग की वजह से स्वामी जी जो सिचुएशंस हैं जो हार्ट के अंदर आती हैं, स्वामी जी अगर आप वो देखें कि जितनी हमारी एक्चुअल एज है और अगर हमारा मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं है तो स्वामी जी हमारे हार्ट की एज उससे ज़्यादा हो जाती है। मतलब कि अगर हम एग्जाम्पल में देखें, ऐसा कोई 45 साल के मेल जो स्मोकर हैं, जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है और वजन ज़रूरत से ज़्यादा है, तो उनके हार्ट की एज समझिए लगभग 75 साल की होती है। मतलब 45 साल के एक्चुअल एज वाले बंदे की हार्ट की एजिंग की हालत ज़्यादा हो जाती है अगर उनका मेटाबॉलिज्म ठीक ना हो, हाइपरटेंशन हो, डायबिटीज़ हो, स्मोकिंग करते हो या ओवरवेट हो। तो इन सब की वजह से हार्ट के ऊपर एक्स्ट्रा स्ट्रेस एजिंग की वजह से रहता ही है। महिलाओं के केस में अगर देखें, 50 साल की अगर कोई महिला हो जो नॉन स्मोकर हो, हाई ब्लड प्रेशर हो, डायबिटीज़ हो, ओबेसिटी हो, तो स्वामी जी उनके हार्ट की एज 85 साल जैसे के बराबर होती है। मतलब हमसे जल्दी हार्ट बूढ़ा हो रहा है। हाँ स्वामी जी, अगर हम अपने हार्ट का अच्छा ख्याल नहीं रखते, हमारा शरीर जिस रेट से बूढ़ा हो रहा है, हार्ट उससे तेजी से बूढ़ा हो रहा है। तो हार्ट का ख्याल रखना फिजिकली भी और इमोशनली भी हाँ स्वामी जी बिल्कुल बहुत जरूरी है। हाँ स्वामी जी, इमोशनल स्टेबिलिटी, फिजिकल स्टेबिलिटी, साइकोलॉजिकल स्टेबिलिटी और फिजियोलॉजिकल स्टेबिलिटी, ये चारों स्वामी जी हार्ट फंक्शन के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो जो हार्ट की हम बात करें एजिंग की, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हार्ट के अंदर एजिंग आ जाती है, तो स्वामी जी कुछ तो सिचुएशन हमारे ऐसे हैं जो सेलुलर लेवल पे होते हैं। हार्ट की सेल्स जिनको हम मायोसाइट्स कहते हैं, कार्डियोमायोसाइट्स कहते हैं, उसके लेवल के होते हैं। चाहे स्वामी जी उसके अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो, इन्फ्लेमेशन हो, सूजन हो, या स्वामी जी कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो बैड साइड वाले हैं जिनको हम हार्ट फेलियर्स, अरेथमियाज या कार्डियोमायोपैथीज कहते हैं। तो हार्ट के बीटिंग का तरीका, उसकी स्वामी जी एक रिद्म है, एक रिद्म के साथ हार्ट बीट करता है जिसमें साउंड आती है लप डब लप डब। वो जो साउंड है स्वामी जी एक रिद्म के साथ चलती है। वो रिद्म अगर खराब हो जाए तो उसको स्वामी जी अरेथमिया कहते हैं। ओम सो हम, ये सब अंदर से नाद होते हैं, इसको नाद योग कहते हैं। हाँ योग स्वामी में जी, ओम सोहम ओम सोहम। हाँ स्वामी जी, ये जो साउंड है, ये जो रिद्म है हमारे हार्ट की, जो मंत्र हार्ट हमारा हर वक्त पढ़ता रहता है, अगर वो रिद्म खराब हो जाए तो अरेथमिया हो जाता है। रिद्म खराब होने को स्वामी जी अरेथमिया कहते हैं। और वो जो रिद्म खराब होना है स्वामी जी, वो एजिंग का एक बड़ा फैक्टर है। तो अगर हम सेल के लेवल पर देखें, जैसे स्वामी जी हमने देखा कि शरीर के हर एक अंग के अंदर अपने अपने स्पेसिफिक सेल लाइन्स हैं, अपने अपने सेल्स हैं, और वो सेल के लेवल पे उनमें एजिंग होती है, उनमें बुढ़ापा आता है, जिसको हम सेनेसेंस कहते हैं। कार्डियक सेल्स के अंदर भी स्वामी जी सेनेसेंस होती है। उनकी जो एजिंग है उसके अपने अपने कारण हैं। एक बड़ा कारण स्वामी जी एपोप्टोसिस का डिसरेगुलेशन है। एक दूसरा बड़ा कारण स्वामी जी क्रोमोसोम की लंबाई का कम होना है। टीलोमियर जो एक क्रोमोसोम का हिस्सा है स्वामी जी, वो छोटे होने लगते हैं, उसकी वजह से उम्र बढ़ने लगती है। इन्फ्लेमेशन स्वामी जी आप जैसे बताते हैं लगभग हर एक बीमारी का रूट कॉज है। यहाँ भी स्वामी जी एजिंग की वजह से जो कार्डियक डिजीज है स्वामी जी इन्फ्लेमेशन में बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। तो बड़े सुंदर सुंदर चित्र बना के लाते हो आप। अच्छा, ये जो है हार्ट ना, बाकी तो इसकी रीजनिंग है, ये कोरोना और कोरोना के जो कॉम्प्लिकेशंस और कोरोना के समय ओवरडोज ऑफ स्टीरॉयड, वैक्सीनेशन, डबल वैक्सीनेशन और इन सब के कारण से कुछ ज़्यादा ही दिक्कत आई है। हाँ, बहुत ज़्यादा लोगों को हार्ट अटैक और ये सब हो रहा है, ब्रेन स्ट्रोक आदि। स्वामी जी कुछ ऐसे डेटा हैं जो बता रहे थे कि जो वैक्सीनेशन के कुछ एडवर्स इफेक्ट थे, जिसमें जो हमारा रक्त था वो थोड़ा ज़्यादा गाढ़ा हो गया था, थिकनिक होनी शुरू हो गई थी। स्वामी जी उस पर भी अभी काफ़ी लोग काम कर रहे हैं। पर यह है कि जो एजिंग के अपने फैक्टर हैं, अगर आप हार्ट के स्वामी जी देखें कौन कौन से सेल्स हैं, तो हार्ट के अंदर स्मूथ मसल सेल्स हैं, एंडोथीलियल सेल्स हैं, फाइब्रोब्लास्ट हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स हैं। पर स्वामी जी जो इनके सबसे अच्छे काम करने वाले सेल्स हैं जिसकी वजह से बीटिंग होती है, वो है कार्डियोमायोसाइट्स। एक तरीके
स्वामी जी मसल्स हैं, मांसपेशियां हैं, जिनको मॉडिफाई करके नेचर ने कार्डियोमायोसाइट बनाया हुआ है, और यही सेल स्वामी जी बीट करती रहती हैं। इनको स्वामी जी अगर हम अपने लैब में भी ग्रो करें तो ये सेल कल्चर प्लेट के अंदर बीट करती हैं, बिल्कुल झटके आते रहते हैं उसमें, एंड दे लुक वेरी गुड स्वामी जी। डांस करती रहती है, बिल्कुल डांस करती रहती हैं स्वामी जी, और हमेशा हैप्पी मोड में रहती हैं। इनकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बनी रहे तो इनका आप बिल्कुल बताओ, डांस इतना देखें। हंसने वाला, नाचने गाने वाला हार्ट दे रखा है, फिर भी आदमी कैसे मायूस रहता है, समझ में नहीं आता। स्वामी जी अच्छा, डिप्रेशन लेकिन एक बात है, हार्ट की रचना भगवान ने ऐसी की है, अभी तक मैंने सब जगह के कैंसर किए, हार्ट की चारों तरफ, लंग में, ब्रेस्ट आदि में, सब जगह कैंसर हो जाता है, एक तो इसको कैंसर नहीं होता। उसका बहुत बड़ा कारण है स्वामी जी कि ये सेल टर्मिनली डिफरेंशिएटेड हैं। एक बार जो बन गई वो दोबारा नया नहीं बनाती होती, एक के दो नहीं। एपोप्टोसिस वाला हाँ, तो मामला। इसीलिए स्वामी जी उनमें नए सेल्स बनने का चांस नहीं है, तो हार्ट के कैंसर सबसे मिनिमल होते हैं। ये स्वामी जी मैंने एक शायद इंट्रोडक्शन में बात कही भी थी, जो फर्स्ट स्लाइड है कि हार्ट सेल्स स्टॉप ड्राइविंग डिवाइडिंग, सबसे नीचे लिखा है स्वामी जी मैंने। इसका मतलब उनके हार्ट के कैंसर एक्सट्रीमली रेयर होते हार्ट हैं। में कैंसर, टीबी और बहुत सारे उपद्रव नहीं होते यदि इसको ठीक से संभाल के रखें तो। बिल्कुल समझिए, संभाल के रखें, आपने जैसे कहा इमोशनली भी और फिजियोलॉजिकली भी। हम अगर अच्छा तरीके से अपने भावों को रखें, अच्छे तरीके से खाएं पिए, अच्छे तरीके से एक्सरसाइज करें, तो समझिए इसमें एजिंग कम हो जाती है। इसलिए योगी व्यायाम, आसन, प्राणायाम के साथ ध्यान और श्रद्धा, भक्ति, शरणागति, ये हार्ट का उपाय है। बिल्कुल स्वामी जी, और अच्छा हार्ट जब रहता है तो स्वामी जी हमारा पूरा शरीर अच्छा रहता है, सब जगह सही मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचती है, सब जगह सही मात्रा में अच्छे तरीके से ग्लूकोज पहुंचता है, और वो ये तय करता है कि हमारा शरीर किस तरीके से इन सिम्टम को रेस्पॉन्ड करता है। तो अगर हम देखें जो कार्डियोमायोसाइट्स हैं उनके अंदर एजिंग के कौन कौन से कारण हैं, कैसे उसके अंदर एजिंग होनी शुरू हो जाती है, और जो एजिंग के जो अपने सिचुएशंस हैं उनके जो कारक हैं, वो चाहे वो डीएनए डैमेज हो, चाहे माइटोकॉन्ड्रियल डिस्फंक्शन हो, या फिर हाइपरट्रॉफिक ग्रोथ हो जाए, या फिर कॉन्ट्रैक्टेड डिस्फंक्शन, मतलब जो सेल्स का आपस में सिकुड़ना और फैलना है वो खत्म हो जाए, और उसके साथ साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो हर एक सेल के अंदर एक जाल के तौर पर होता है, इसका एक हिंदी में बड़ा अच्छा सा नाम है अंतरा पिर्दब्दी जालिका, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके अंदर भी स्ट्रेस आ जाती है, वो जो स्ट्रेस है वो भी एजिंग का एक बड़ा कारण बनती है। तो आज हम देखेंगे स्वामी जी कि उस एजिंग के मॉडल को हम अपने लेबोरेटरी में कैसे इंड्यूस कर सकते हैं, कैसे इन सेल्स को, जो कार्डियो सेल्स हैं, कार्डियोमायोसाइट्स हैं, इनके अंदर एजिंग के फैक्टर को इंड्यूस करके एजिंग के इम्पैक्ट को देख सकते हैं, और कैसे कार्डियोग्रिड गोल्ड उस सिचुएशन में हमें उस सिचुएशन से बाहर लाने में हमारी मदद कर सकता है। तो एजिंग के जो फैक्टर हैं वो जिस तरीके से काम करते हैं उसी तरीके से एक सिंथेटिक वर्ड की बड़ी दवा है डॉक्सोरिबोसिन, जो कैंसर की दवा है, उसके कार्डियोलॉजिकल इम्पैक्ट भी होते हैं, उसकी वजह से कार्डियोटॉक्सिटी भी होती है। तो हमने देखा कि जैसे कार्डियोटॉक्सिटी के पाथ सेल के अंदर डॉक्सोरिबोसिन इंड्यूस करता है, लगभग कुछ वैसे उसके एपिसोड्स एजिंग की वजह से भी होते हैं, चाहे वो डीएनए का डैमेज हो रहा हो या फिर स्पेसिफिक हाइपरट्रॉफी हो रही हो जो बाद में कार्डियक डिस्फंक्शन की तरफ जाती हो। तो कार्डियक हाइपरट्रॉफी एजिंग का एक बड़ा फैक्टर है। तो आज हम ये देखेंगे कि अगर हम डॉक्सोरिबोसिन का इस्तेमाल करके कार्डियक हाइपरट्रॉफी को अगर इंड्यूस करें तो कैसे चेंजेस इन कार्डियक सेल्स में आते हैं, और अगर आते हैं तो अगर हम कार्डियोग्रिड गोल्ड का इस्तेमाल करें, क्या हम उन चीज़ों से लड़ सकते हैं और उनको अच्छी तरीके से रेगुलेट कर सकते हैं। तो जो एंटी ट्यूमर ड्रग हैं, जो एंटी कैंसर ड्रग हैं, जिनकी वजह से कार्डियोटॉक्सिटी होती है या फिर सेनेसेंस होती है, मतलब सेल के लेवल पे जो बुढ़ापा आता है वो होती है, उसके अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और उसको अलग तरीके से मॉनिटर भी किया जा सकता है। आज हम बात करने वाले हैं डॉक्सोरिबोसिन के बारे में, और उसके वजह से जो चेंजेस हैं वो, और एजिंग की वजह से जो चेंजेस हैं वो आपस में कैसे दिख रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में एजिंग के इम्पैक्ट हैं, राइट हैंड साइड में डॉक्सोरिबोसिन इंड्यूस कार्डियोटॉक्सिटी के इम्पैक्ट हैं, और आप देखेंगे दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं। तो एक तरीके से डॉक्सोरिबोसिन की वजह से जो कार्डियोटॉक्सिटी है वो कुछ तरीके से हार्ट की एजिंग का भी एक अच्छा मार्कर, एक अच्छा सूचक हो सकता है। तो इस तरीके से हमने स्वामी जी इस पर काम करना शुरू किया और देखा अगर हम डॉक्सोरिबोसिन की वजह से इन सेल्स के अंदर कोई भी चेंजेस देख पा रहे हैं तो क्या हम उसको अपनी औषधि कार्डियोग्रिड गोल्ड से या फिर हृदयामृत बटी से रिवर्स कर सकते हैं।
तो कार्डियोग्रिड गोल्ड के बारे में थोड़ा जानें। इसके अंदर युगेंद्र रस है, अकीक पिष्टी है, संगेशा पिष्टी है, झैर मोरा पिष्टी है और मोती पिष्टी है, और उसके साथ साथ अर्जुन का बहुत ही एनरिच्ड एक्सट्रैक्ट है। तो ये अलग अलग तरह की हर वो मिनरल मेडिसिन हैं जिसमें अलग अलग मिनरल्स का इस्तेमाल किया है, और हर्ब्स का भी एक अच्छा इसके अंदर कॉम्बिनेशन है। अगर इसका हम HPLC देखें जो हमें बताता है कि इसके अंदर नेचुरली पैक्ड अर्जुन के कौन कौन से कंपाउंड्स हैं वो हमें सामने दिखाई दे रहे हैं, और जो हर एक टैबलेट में लगभग उसी मात्रा में ही उपलब्ध रहते हैं। तो सबसे पहले स्वामी जी हमने काम करना शुरू किया चूहों की कार्डियोमायोसाइट्स पे। तो एक सेल्स है जिनका नाम है H9C2 जो रैट कार्डियक मायोब्लास्ट सेल्स हैं जिनको हम लेबोरेटरी में अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि अगर हम इस औषधि को जो कि कार्डियोग्रिड गोल्ड है इनको इसके अंदर दें तो क्या ये औषधि अच्छे तरीके से इन सेल्स द्वारा एक्सेप्ट होती है। तो आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में कि अच्छे तरीके से ये औषधि एक्सेप्ट हो जाती है और सेल्स को कोई भी कैसा भी साइड इफेक्ट हमें देखने को नहीं मिलता है। पर लेकिन अगर हम डॉक्सोरिबोसिन के साथ इनको ट्रीट करना शुरू करें तो डॉक्सोरिबोसिन की वजह से इन सेल्स की वायबिलिटी कम हो जाती है, इनकी जो ग्रोथ है वो कम हो जाती है, सेल्स थोड़े से मरने लगते हैं। और डॉक्सोरिबोसिन के लगभग चौथाई माइक्रोमोलर कंसंट्रेशन पे 0.25 माइक्रोमोलर कंसंट्रेशन पे लगभग 60% के लगभग सेल बचे रह जाते हैं, 40% चले जाते हैं। पर जब आप इसको को ट्रीट करते हैं मतलब कि डॉक्सोरिबोसिन के साथ साथ जब आप कार्डियोग्रिड को भी देते हैं तो आप देखेंगे जो सेल्स मर रहे थे वो वापस आने शुरू हो जाते हैं। और जो उनके स्पेसिफिक पाथ हैं जिसकी वजह से ऐसा होता है, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पोटेंशियल हो या फिर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के जो बड़े कारक हों, वो उन सब का भी मॉडिफिकेशन कार्डियोग्रिड गोल्ड की वजह से होने लगता है। जो मैं ये बताता है कि जो मार्कर डॉक्सोरिबोसिन की वजह से इन सेल्स के अंदर मॉडिफाई हो रहे हैं वो शायद एजिंग के दौरान भी वैसे ही मॉडिफाई होते हैं, और उस दौरान कार्डियोग्रिड गोल्ड के जो अपने कंपोनेंट हैं वो शायद उसको अच्छे तरीके से रेगुलेट कर सकता है। तो एजिंग की वजह से जो मायोकार्डियल सेल लॉस है और जो कार्डियोमायोसाइट एपोप्टोसिस है और जो कार्डियक फंक्शन का डिटोरिएशन है वो बहुत कॉमन है। वैसा ही चेंज हमें डॉक्सोरिबोसिन में देखने को मिला। डॉक्सोरिबोसिन इन सेल्स के अंदर एपोप्टोसिस को भी इंड्यूस करते हैं। एपोप्टोसिस एक तरीके की प्रोग्राम सेल डेथ है, मतलब जो भी कोशिका इस शरीर में है और इस धरती पे है फॉर दैट मैटर उसके जाने का समय भी एक नियत है। तो वो जो सेल्स का पैदा होना और उनका जाना जो पूरा एक सेल साइकिल है, जो उसका जीवन चक्र है, उसका जो पूरा तरीका अगर ठीक ठाक से चलता रहे तो कोई कैसी दिक्कत नहीं आती है। पर अगर उसके अंदर कुछ चेंजेस आने शुरू हो जाएं तब बीमारियां पैदा होने शुरू हो जाती हैं। तो सेल्स को जाने का तरीका, जैसे स्वामी जी ने बताया एक बहुत अच्छा शब्द कि कोशिकाओं का आत्मविसर्जन मतलब एपोप्टोसिस, वो जो होने का तरीका है वो सही समय पर ही होता है। पर एजिंग की वजह से और डॉक्सोरिबोसिन जैसे कार्डियोटॉक्सिन्स की वजह से वो प्रोसेस थोड़ा सा वक्त से पहले होने लगता है, जिसकी वजह से सेल्स जाने लगती हैं, टिश्यूज़ के अंदर डैमेज आने शुरू हो जाते हैं। तो हमने वो भी नापा और देखा कि जो भी एपोप्टोसिस के कारक हैं, एपोप्टोसिस होने का प्रोसेस भी बहुत सारे अलग अलग प्रोटीन्स द्वारा हमारे शरीर में रेगुलेट होता है। अलग टाइप के एंजाइम्स होते हैं जो उस पूरे सिस्टम को रेगुलेट करके चलते हैं। उनके एक बड़े घटक हैं जिनका नाम है कैस्पेस 3, जो एक ऐसा एंजाइम है जो एपोप्टोसिस का डायरेक्ट एक्टिवेटर है। तो हमने वो देखा कि जब हम डॉक्सोरिबोसिन को इन सेल्स को देते हैं तो उनके अंदर कैस्पेस 3 की एक्टिविटी बढ़ जाती है। मतलब कि वो ये बताते हैं कि ये सेल्स प्रॉबली एपोप्टोसिस के थ्रू जा रहे हैं। और उस बढ़े हुए सिचुएशन में आप देखें जब हम कार्डियोग्रिड गोल्ड देते हैं स्वामी जी, तो वो बढ़ा हुआ लेवल भी डोज डिपेंडेंट तरीके से कम हो जाता है। और अगर हम इन सेल्स की एक डिटेल साइटोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट करें और देखें कि पूरे सेल्स लगभग अगर हम 1 लाख सेल्स देखें उनके अंदर एपोप्टोसिस को नापें, तो ये जो आप स्कैटर प्लॉट्स देख रहे हैं ये दिखा रहे हैं कि कितनी परसेंटेज सेल्स एपोप्टोसिस के थ्रू जा रहे हैं। और जब आप इनको ट्रीट कर रहे हैं कार्डियोग्रिड गोल्ड से तो आप उनके अंदर बहुत अच्छी रिकवरी देख रहे हैं। और नीचे का जो बार ग्राफ है वो बता रहा है, जो लाल रंग का बार है वो बता रहा है डिजीज़ कंडीशंस, एज्ड कंडीशन, डॉक्सोरिबोसिन द्वारा इंड्यूस की हुई डैमेज वाली कंडीशन। और जो हरे रंग के बाकी बार हैं वो बता रहे हैं कि उस लाल रंग के बार के मुकाबले कार्डियोग्रिड गोल्ड ने किस तरीके से एपोप्टोसिस के लेवल को कंट्रोल और रेगुलेट किया हुआ है। अब ये जो हो रहा है, क्या इसके पीछे इन्फ्लेमेशन भी है? इन्फ्लेमेशन के बारे में जैसे पूछ स्वामी जी हमें बार बार बताते हैं कि बीमारियों का एक रूट कॉज है, उसकी वजह से, सूजन की वजह से बीमारियां हमारे शरीर के अंदर बरकरार रहती हैं और वक्त के साथ साथ विकराल रूप भी ले लेती हैं। तो इन्फ्लेमेशन को भी नापना एक बड़ी बात है। एजिंग के दौरान भी इन्फ्लेमेशन अपना रोल प्ले करता है और डॉक्सोरिबोसिन की वजह से भी इन्फ्लेमेशन दिखाई देता है। तो हमने H9C2 सेल्स जो कि मायोब्लास्ट सेल्स हैं उनके अंदर हमने इन्फ्लेमेशन
इन्फ्लेमेशन का भी कारण देखा और ये पहली बार बताया कि डॉक्सोरिबोसिन इन्फ्लेमेशन के जो 3 बड़े कारक हैं IL-6, IL-1 बीटा और NF कापा भी, उनके जीन एक्सप्रेशन को भी अपरेगुलेट कर देता है। मतलब कि जैसे जैसे ये दवा दी जाती है वैसे वैसे इन कारकों की जीन एक्सप्रेशन भी बढ़ जाते हैं और कार्डियोमायोसाइट्स के अंदर जो चेंजेस हैं, अगर वहाँ हम देते हैं कार्डियोग्रिड गोल्ड, तो कार्डियोग्रिड गोल्ड की हर एक डोज पे आप देखें वो बढ़े हुए जीन एक्सप्रेशन डोज डिपेंडेंट तरीके से कम होने शुरू हो जाते हैं और जो हम बताते हैं कि जो इन कारकों के पीछे का कंट्रोल फैक्टर है वो कार्डियोग्रिड गोल्ड की वजह से ठीक होना शुरू हो जाता है। अब जब हम ये पूरी बात इतनी कर रहे हैं तो इसमें एक बड़ा प्रश्न ये आता है कि भाई डॉक्सोरिबोसिन एक कैंसर की दवा है और अगर उसकी दवा के जो साइड इफ़ेक्ट हैं कार्डियोटॉक्सिटी, उसको हम कार्डियोग्रिड गोल्ड से मिनिमाइज़ कर रहे हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि डॉक्सोरिबोसिन का जो अपना एंटी कैंसर इफेक्ट है वो तो कम नहीं हो रहा। मतलब कि कोई ऐसे लोग जो डॉक्सोरिबोसिन का सेवन कर रहे हों और अगर वो कार्डियोग्रिड का सेवन करें तो कहीं कैंसर के लिए जो दवा खा रहे हैं कहीं वो इफेक्ट तो खराब नहीं हो रहा। एक बड़ा प्रश्न होता है। स्वामी जी हमने इस पर भी काम किया और 3 अलग अलग कैंसर की सेल लाइन को अपने यहाँ ग्रो किया, चाहे वो कैंसर हो यूरिनरी ब्लैडर का, चाहे वो लंग्स का या फिर ब्रेस्ट कैंसर का। इन अलग अलग सेल्स को जब हमने डॉक्सोरिबोसिन के साथ कार्डियोग्रिड गोल्ड को दिया तो ये हमने देखा कि जो भी इम्पैक्ट आने थे डॉक्सोरिबोसिन के एज एन एंटी कैंसर मेडिसिन वो वैसे ही इंटैक्ट बने रहे और कार्डियोग्रिड गोल्ड की वजह से उसकी अपनी क्षमता पर कैसा भी कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ। मतलब ये हमने पहली बार दिखाया कि आयुर्वेदिक औषधियाँ सेलेक्टिव भी हैं, जहाँ ज़रूरत हो वहाँ वैसा काम करती हैं, जहाँ साइड इफ़ेक्ट को कम करने वाली बात हो वहाँ हमें बहुत अच्छी तरीके से दिखाई देता है और जहाँ और औषधियों के जो अपने इम्पैक्ट है उनके कार्यप्रणाली पर हमें कैसा भी चेंज नहीं दिखाई देता। एक औषधि के अंदर जो आयुर्वेदा से ड्राइव्ड है उसके अंदर सेलेक्टिव भी है और जो प्रोसेस हैं वो हमें अच्छे तरीके से रेगुलेट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये तो हमने देखा सेल लाइन के अंदर। क्या हम इसको और आगे और डिटेल बायोलॉजी के तौर पर लेके जा सकते हैं? तो उसके लिए हमने स्वामी जी काम किया सी एलिगेंस के अंदर, जिसके बारे में लगभग हम हर दूसरे तीसरे बार बात करते हैं, जो एक ट्रांसपेरेंट वर्म है। 21 दिन इसकी लाइफ है। ह्यूमन जीन्स के मुकाबले लगभग 70% होमोलॉजी इंसानों में और इनके अंदर पाई जाती है और बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं जो हम सी एलिगेंस में मेजर कर सकते हैं। तो इनके अंदर हार्ट नहीं होता क्योंकि ये थोड़े से जैव विकास के क्रम में नीचे के लेवल पर आते हैं, पर इनके अंदर एक फेरिंग्स होता है। मतलब जिस तरीके से ये अपना खाना घिसते हैं, उसको एक चक्की में पीसते हैं, उसका जो अपना एक बीटिंग पैटर्न है वो फेरिंग्स है और वो जो फेरिंग्स है उसके अंदर भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी वैसी होती है जैसे कि इंसानों के हार्ट के अंदर होती है। तो अब आप जो भी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये बता रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड में ये ह्यूमन हार्ट की बीटिंग फ्रीक्वेंसी है, जहाँ हम एक रेस्टिंग, कॉन्ट्रैक्शन और पोलराइजेशन देख रहे हैं, वैसा ही बीटिंग पैटर्न हमें दिखाई देता है इन फेरिंग्स के अंदर। तो एक तरीके से जो सी एलिगेंस है ये हार्ट की बीमारियों के लिए एक अच्छा मॉडल सिस्टम हो सकता है और हमने इस बिहाफ पे इस पे और आगे काम करना शुरू किया और देखा कि सी एलिगेंस के अंदर हम कार्डियोग्रिड गोल्ड देते हैं तो वो उसको एज यूजुअल बहुत अच्छे से एक्सेप्ट कर लेते हैं, कोई भी एडवर्स इफेक्ट हमें नहीं दिखाई देता। पर डॉक्सोरिबोसिन अगर हम इस कंडीशन में भी दें तो यहाँ भी उसके इम्पैक्ट दिखाई देते हैं और जो इनकी पूरी अपनी प्रोजेनी है, जो इनका पूरा प्रजनन तंत्र है, वो स्वामी जी डॉक्सोरिबोसिन की वजह से ख़राब हो जाता है, थोड़ी थोड़ी उस पर इम्पैक्ट आने लगते हैं। और जब हम इसको एक साथ लेकर चलते हैं तो हमें दिखता है कि डॉक्सोरिबोसिन इन सी एलिगेंस के अंदर एक जगह जाके जमा हो जाता है। अब जमा कहाँ होता है? ये जाकर जमा होता है स्वामी जी उसी ऑर्गन में जो हार्ट का एनालॉगस ऑर्गन है, फेरिंग्स। तो जो फेरिंग्स के एरिया में आप देखें, ये जो इमेजेस हैं ये आप देखेंगे स्वामी जी, जो लाल रंग की आपको स्टेनिंग दिखाई दे रही है ये स्टेनिंग डॉक्सोरिबोसिन की है। डॉक्सोरिबोसिन लाल रंग की दवा वैसे ही है, तो उसको सीधे आप नंगी आंखों से भी देख सकते हैं कि डॉक्सोरिबोसिन एक ही जगह जाके इकट्ठा हो रहा है। और जब हम कार्डियोग्रिड गोल्ड दे रहे हैं तो कार्डियोग्रिड गोल्ड की वजह से इस औषधि का उस ऑर्गन में एक्यूमुलेशन, जमावाड़ा भी कम होना शुरू हो जाता है। ये बहुत ही स्पेसिफिक फाइंडिंग है। अभी हमें ये नहीं पता कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा कैसे हो रहा है, पर फाइंडिंग हमें है जो बता रही हैं कि डॉक्सोरिबोसिन एक जगह जो इकट्ठा हो रहा है वो कार्डियोग्रिड गोल्ड के ट्रीटमेंट की वजह से ठीक होना शुरू हो जाता है। और उसके साथ साथ अगर आप पूरे शरीर के अंदर उसका लेवल नापें, HPLC के साथ साथ आप उसको नाप सकते हैं कि डॉक्सोरिबोसिन जो एक पूरे वर्म के अंदर जमा हो रहा था वो डोज डिपेंडेंट और टाइम डिपेंडेंट तरीके से कम होना शुरू हो जाता है। अब ये हो रहा है तो इसका बेनिफिट क्या है, इससे फ़र्क क्या पड़ता है और इससे कौन से चेंजेस आ रहे होते हैं? तो एक तो है स्वामी जी लेंथ के बारे में।
ये जो आप डॉटेड लाइन देख रहे हैं, एक ये पूरे वर्म की लेंथ है, और जब इसको आप डॉक्सोरिबोसिन दे रहे हैं तो इनकी लंबाई, इन वर्म्स की लंबाई कम हो जाती है, ये छोटे हो जाते हैं और ये बताते हैं कि ये स्ट्रेस में हैं। ये जो इनकी लंबाई कम हो रही है, हम जब देखेंगे, जब आप इनको कार्टिकोइड गोल्ड देते हैं तो एक अच्छा रिवर्सल दिखाई देता है। और ये वर्म्स जो डॉक्सोरिबोसिन से ट्रीटेड हैं, जब आप उन्हें कार्टिकोइड गोल्ड दे रहे हैं तो वापस ये उनकी लेंथ उतनी हो रही है जैसे कि नॉर्मली नेचुरली अनट्रीटेड वर्म्स की होती है। इसको हम जी आप क्वान्टिफाई कर सकते हैं कि जो इनकी लंबाई है लगभग 1 मिलीमीटर, वो थोड़ी घट के छोटी हो गई थी, 20% तक कम हो गई थी, और वो डोज डिपेंडेंट तरीके से वापस ठीक होनी समझिए ठीक हो गई है। और जब हम देखें कि ये चेंजेस हैं वो कैसे हो रहे हैं, उसके अंदर बिहेवियरल कैसे हैं और फेरेंज की पंपिंग कैसे हो रही है, तो हम जब देखेंगे फेरेंजियल पंपिंग डॉक्सोरिबोसिन की वजह से कम होनी शुरू हो जाती है, जो आप इस वीडियो में देख रहे हैं। अगर थोड़ा गौर से देखेंगे तो थोड़ा और अच्छे से दिखेगा कि एक एक वर्म अलग तरीके से बीट कर रहा है, उसकी पंपिंग थोड़ी सी कम हो गई है। और जब कार्टिकोइड गोल्ड दे रहे हैं सबसे राइट हैंड साइड में, तो उनके अंदर उनकी पंपिंग भी वापस लौट के आते दिख रही है जैसे नॉर्मली नेचुरली है। इसको हम क्वान्टिफाई कर सकते हैं कि 1 मिनट में कितनी पंपिंग है, 1 मिनट में कितनी बार वर्म्स अपना सिर हिला रहे हैं और उनके साथ साथ कितना खा पी रहे हैं। उन सब पैरामीटर को भी अगर आप देखें डिटेल में तो हमें दिखता है कि सी एलिगेंस के अंदर डॉक्सोरिबोसिन की वजह से जो चेंजेस उनके बिहेवियर में थे, उनके चलने फिरने में थे और उनकी फीडिंग एबिलिटी में थे, उन तीनों कारकों के अंदर जो चेंज थे वो कार्टिकोइड गोल्ड की ट्रीटमेंट की वजह से समझी ठीक होने लगते हैं। और हमें दिखता है कि वो चेंजेस टाइम डिपेंडेंट थे और उसके साथ साथ डोज डिपेंडेंट भी थे। अब लास्ट में समझिए हम एक बात देखेंगे, वो है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के बारे में। हार्ट के एजिंग के दौरान ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ जाती है, और वो जो स्ट्रेस बढ़ जाती है उसका एक छोटा सा मार्कर, छोटा सा एग्जाम्पल हम इन वर्म्स में भी देख सकते हैं। तो हमारे पास जो स्पेसिफिक वर्म है जो अलग तरीके के हीट शॉक प्रोटीन के बारे में बताते हैं, जो स्ट्रेस का एक बड़ा मार्कर है, तो समझिए हमने देखा कि इन वर्म्स के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का लेवल बढ़ जाता है जब इनको हम डॉक्सोरिबोसिन से इंड्यूस करते हैं। जो हरे रंग की ये स्टेनिंग है वो दिखा रही है कि किस लेवल की स्ट्रेस इनके अंदर है। और समझिए जो बढ़ा हुआ लेवल है, आप यहाँ भी देखेंगे कार्टिकोइड गोल्ड के ट्रीटमेंट से डोज डिपेंडेंटली कम होना शुरू हो जाता है, जो हमें बताता है कि स्ट्रेस जो हार्ट की सेल्स के अंदर आ सकती है, वैसा पैरामीटर भी यहाँ भी हम अच्छे तरीके से कंट्रोल और रेगुलेट कर सकते हैं। इसको हम क्वान्टिफाई करके अभी आगे चलें तो आप देखेंगे स्वामी जी कि ये जो फेरिंग्स है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे कि एक ऐसा चक्की जैसा यंत्र इस वर्म्स के अंदर नेचर ने बनाया हुआ है जो अपने खाने को पीसने का काम करता है। हमारे पास स्वामी जी कुछ ऐसे म्यूटेंट हैं, ऐसे म्यूटेटेड वर्म्स हैं जिनके अंदर ये चक्की खराब है, मतलब कि हमने उनके अंदर ऐसे जेनेटिक मॉडिफिकेशन किए हुए हैं जिसकी वजह से इनकी चक्की का कार्य करने का तरीका ख़राब हो जाता है। इस सिचुएशन में भी ये सबसे चैलेंजिंग एक्सपेरिमेंट है स्वामी जी, क्योंकि यहाँ से कुछ चेंज पाना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि हम जेनेटिक लेवल पे चेंज की बात कर रहे होते हैं। पर इन वर्म्स में जिनका नाम है DA597, इन वर्म्स के अंदर जो चेंजेस हैं स्वामी जी वो भी अच्छे तरीके से रिवर्स होने शुरू हो जाते हैं। जो जेनेटिक मॉडिफिकेशन की वजह से चेंजेस आ रहे होते हैं कार्टिकोइड गोल्ड के ट्रीटमेंट से, उनके अंदर भी एक अच्छा रिवर्सल दिखाई देता है। और ये पहली बार हमने देखा कि एक आयुर्वेदिक औषधि के अंदर वो भी कैपेबिलिटी हैं जो जेनेटिक म्यूटेशंस की वजह से हुए एबनॉर्मलिटी को भी ठीक और अच्छा कर सकती हैं। समझिए ये भी एक बड़ी वाली बात है, इसके लिए भी हम सबको जोर से एक बार ताली बजा लेनी चाहिए। कार्टिकोइड गोल्ड के अंदर ऐसी कैपेबिलिटी हैं जो एजिंग के दौरान हार्ट के अंदर चेंजेस होते हैं उनसे लड़ने में हमारी मदद करता है। हमने इसको अलग अलग मॉडल्स में देखा, चाहे वो सेल लाइन मॉडल हो या फिर सी एलिगेंस मॉडल हो, और कलेक्टिव तौर पे हमने पाया कि जो चेंजेस स्पेसिफिकली हमारे शरीर में एजिंग की वजह से आते हैं और हार्ट हमारा थोड़ा वक्त से ज़्यादा एज हो जाता है, उस कंडीशन में अगर हम कार्टिकोइड गोल्ड का सेवन करते हैं तो हमें अच्छे ट्रीटमेंट बेनिफिट्स मिलेंगे।